हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बायोलॉजी बिट्स। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यह एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है जिसमें हम पर्सन को, इंडिविजुअल को या फिर हम कह सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके डीएनए सीक्वेंसेस को यूज़ करके। देखिए, डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल में हमें यूनिक देखने को मिलते हैं और यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस जो है ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, इंडिविजुअल ए का डीएनए और इंडिविजुअल बी का डीएनए। तो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी में हमें देखने को मिलेगा कि 99% डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन 1% डिफरेंस हमें हर एक इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा डीएनए के सीक्वेंसेस में। और इसी 1% के डिफरेंस की वजह से ये जो 1% का डिफरेंस जो है ना, यही यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। और इसी 1% के डिफरेंस की वजह से जो है हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके डीएनए को सीक्वेंसेस को यूज़ करके। जिस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट जो है वो सेम नहीं होता, उसी तरीके से हमारा जो डीएनए का सीक्वेंसेस जो है वो सेम नहीं होता। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आइडेंटिकल ट्विंस। कहा गया है कि आइडेंटिकल ट्विंस का जो जीनोम होता है वो 100% सिमिलर होता है। 100% यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विंस का जीनोम सिमिलर होता है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जीनोम कभी सिमिलर नहीं होता है, 100% सिमिलरिटी नहीं होती है। और 1% डिफरेंस तो होता ही होता है हर एक इंडिविजुअल में, और इसी 1% डिफरेंसेस की वजह से जो है वो हमें यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है डीएनए। और इसी 1% डिफरेंस को यूज़ करके जो है हम हर एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डीएनए को सीक्वेंस को यूज़ करके, मतलब डीएनए को सीक्वेंस को यूज़ करके अगर हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इसी टेक्निक को हम कहेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ना कि सिर्फ इसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है, इसी को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग भी हम कह सकते हैं। तो देखिए, ये किस प्रिंसिपल के आधार पर यह काम कर रहा है पहले हमें यह समझना होगा। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि दो ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें डीएनए आइडेंटिकल्स नहीं होता और डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हाँ, एक्सेप्शन है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में हमें देखने को मिलेगा कि सीक्वेंस सिमिलर होता है। अब समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। तो देखिए, डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। इन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मार्कर हम इनको कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर मार्कर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जिन्हें कि हम एसटीआर कह सकते हैं, वीएनटीआर कहते हैं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग में जो है दो तरह के मार्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, एसटीआर और वीएनटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, और वीएनटीआर यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो मॉलिक्यूलर मार्कर यानी कि क्या होते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो है ये यूनिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें जो एग्जांपल दिया गया है वीएनटीआर का एग्जांपल दिया गया है। वीएनटीआर यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि एक मॉलिक्यूलर मार्कर है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर ये जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ऐसा नहीं कि दो इंडिविजुअल में ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर से हमें ये सेम ही देखने को मिलेंगे। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये मॉलिक्यूलर मार्कर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जैसे कि ये एक मार्कर है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ये 13 बेस पेयर का मार्कर है। हाँ, ये 13 बेस पेयर का ही रहेगा इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी में, और उसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही रहेगा। लेकिन ये जो 13 बेस पेयर का एक मार्कर है ये रिपीट होता है मल्टीपल टाइम जो है जीनोम में रिपीट्स होता है। जैसे कि वीएनटीआर, ये जो रिपीट्स है, ये जो मार्कर है ये रिपीट हुआ है इस इंडिविजुअल में 2 टाइम्स, और इस इंडिविजुअल में हमें देखने को मिल रहा है एक क्रोमोसोम के ऊपर 3 टाइम्स ये क्या कर चुका है, रिपीट्स कर चुका है, यहाँ पर 2 टाइम्स। अगर हम उसके दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर वो 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है और यहाँ पर भी वो 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो इंडिविजुअल में ये 13 बेस पेयर का वीएनटीआर जो है, मॉलिक्यूलर मार्कर जो है
वो वैरी होता हुआ देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये तो हो गई लोकेशन 1 की बात। लोकेशन 2 की बात अगर हम करते हैं तो ये जो VNTR है, ये VNTR हमें देखने को मिल रहा है लोकेशन 2 के ऊपर जो है वो 3 टाइम्स वैरी कर रहा है। तो उसी सेम लोकेशन के ऊपर दूसरे इंडिविजुअल में जो कि जिम है, तो जिम में हमें देखने को मिल रहा है कि कितने टाइम 5 टाइम्स वैरी कर रहा है। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स है जो कि एक 13 बेस पेयर की सीक्वेंसेस है जिसे कि हम VNTR कह रहे हैं, तो ये 13 बेस पेयर की सीक्वेंस इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 में क्या कर रही है, वैरी कर रही है। और ये जो वैरी कर रही है इसी की वजह से जो है हम जब DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो हमें यूनिक पैटर्न देखने को मिलेगा हर एक इंडिविजुअल में। उसी यूनिक पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करके जो है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए VNTR जो होता है जैसे और STR जो होते हैं, 2 मॉलिक्यूलर मार्कर है जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, DNA प्रोफाइलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शॉर्ट टैंडम रिपीट जो है वो 2 से लेकर 10 बेस पेयर की सीक्वेंसेस होती है जिन्हें कि हम माइक्रो सैटेलाइट भी कह सकते हैं। सैटेलाइट यानी कि रिपीटेटिव DNA जो होते हैं उन्हें हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। और ऐसे DNA हमें आमतौर पर जो है नॉन कोडिंग रीजन्स में देखने को मिलते हैं। नॉन कोडिंग रीजन्स यानी कि जैसे कि सेंट्रोमेरिक रीजन या फिर टीलोमेरिक रीजन, ये जो होते हैं यहाँ पर नॉन कोडिंग DNA प्रेजेंट होता है। तो नॉन कोडिंग DNA जो है यह माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट जो है ये नॉन कोडिंग DNA, ये किसी भी प्रोटीन या फिर mRNA के लिए कोड नहीं करता। तो 2 और 10 बेस पेयर का जो है STR होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट, जो भी मल्टीपल टाइम जो है वो क्या कर सकते हैं, रिपीट्स कर सकते हैं। और VNTR जो होते हैं वो 10 से लेकर 80 बेस पेयर का सीक्वेंसेस होता है। 10 से 80 बेस पेयर तक ये वेरी कर सकता है जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट ये रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेस है जिन्हें कि हम मॉलिक्यूलर मार्कर कह रहे हैं। ये लैंडमार्क्स होते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स है इनका जो रिपीट्स होने का नंबर है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करने की वजह से इसी को हम एक यूनिकनेस मान के जो है यूज़ कर सकते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए कैसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लोकेशन 3 पर दिया गया है कि यहाँ पर 4 टाइम्स ये रिपीट हुए हैं और यहाँ पर जो है लगभग 8 या 9 टाइम्स जो है हमें रिपीट होता हुआ देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल 2 में। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स है, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है वो मल्टीपल टाइम रिपीट्स हो रहा है और इसका जो नंबर है रिपीट होने का वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर रहा है। ये 2 इंडिविजुअल में कभी सिमिलर नहीं होता है और इसी को यूज़ करते हैं हम DNA फिंगर प्रिंटिंग में। जैसे कि अब यहाँ पर दिया गया है कि ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या है, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइड है। तो मेरे को बताओ अब यहाँ से जब कट लगेगा और यहाँ से जब कट लगेगा तो इसकी जो बैंड साइज बनेगी वो इतनी बनेगी, यानी कि ये जो DNA का फ्रैगमेंट बनेगा वो इतना बनेगा और इसका जब कट लगेगा तो और इसका जब कट लगेगा तो इसका इतना बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब कट लगेगा तो ये छोटा बनेगा और ये बड़ा बनेगा, यानी कि DNA फ्रैगमेंट के साइज़ में जो है हमें यहाँ पर फ़र्क देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से, तो इन VNTR की वजह से, मॉलिक्यूलर मार्कर की वजह से जो है हमें यहाँ पर फ्रैगमेंट में साइज़ होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि लोकेशन जो है वो दोनों के जीनोम में जो है सिमिलर लोकेशन है, लेकिन सिमिलर लोकेशन के ऊपर सिमिलर रेस्ट्रिक्शन साइड पर कट लगने के बावजूद भी फ्रैगमेंट की साइज़ जो है यहाँ पर वैरी कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो VNTR है, STR है, वो जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट्स कर रहे हैं और रिपीट जब कर रहे हैं तो उनका नंबर जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर रहा है, वो कभी 2 इंडिविजुअल में सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर जब फ्रैगमेंट बनेंगे तब ये वाला फ्रैगमेंट बड़ा बनेगा इस इंडिविजुअल में, ये वाला छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो VNTR लोकेशन 2 पर रिपीट हुआ है वो 3 टाइम हुआ है और यहाँ पर 5 टाइम्स हुआ है, जिसके वजह से हमें हर एक इंडिविजुअल में फ्रैगमेंट के साइज़ में डिफरेंस आता हुआ देखने को मिलेगा। और जब हम उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो कट करने की वजह से हमें इस तरीके का अलग अलग बैंडिंग पैटर्न देखने को मिलेगा और अलग अलग बैंडिंग पैटर्न की वजह से हम हर एक इंडिविजुअल का यूनिक बैंडिंग पैटर्न हमें मिलता है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बैंडिंग पैटर्न किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है। इसी को कंपेयर करके हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो है पर्सन को, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, पैटर्निटी मैटरनिटी टेस्ट में तो इस्तेमाल करते हैं इसको, लेकिन उसी के साथ साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो एग्जांपल दिया गया है वो पैटर्निटी टेस्ट का एग्जांपल है। तो पैटर्निटी टेस्ट में क्या है, तो देखिए कोर्ट में एक केस आया हुआ है जिसमें एक मदर है और मदर को एक चाइल्ड है। मदर ये क्लेम कर रही है कि ये जो इंडिविजुअल ए है ये इसके बच्चे का पिता है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल है वो कह रहा है कि मैं इस बच्चे का पिता नहीं हूँ, लेकिन मदर कह रही है कि यही मेरे बच्चे का पिता है। अब कोर्ट किसका माने, मदर का माने या फिर इस इंडिविजुअल का माने? तो इसके लिए कोर्ट डिसाइड करते हैं कि हमें पैटर्निटी टेस्ट करना चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो पैटर्निटी टेस्ट करते हैं। तो पैटर्निटी टेस्ट करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इस चाइल्ड का पिता है, या मतलब ये इंडिविजुअल जो है वो इस चाइल्ड के पिता है या नहीं है। ये डिसाइड करने के लिए कोर्ट डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पैटर्निटी टेस्ट करना चाहिए। देखिए जब टेस्ट की जाती है तो हमें इन तीनों इंडिविजुअल से मदर फादर और ये जो बेबी है जिसे कि हम चाइल्ड कह रहे हैं, इस तीनों से हमें डीएनए सैंपल लेना होता है। तो डीएनए सैंपल्स का सोर्स क्या रह सकता है? देखिए सोर्स जो है वो ब्लड भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकते हैं, कोई हेयर भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं चीक स्वैब भी हो सकता है, चीक स्वैब भी हो सकता है। तो कई जगह से जो है हम सैंपल ले सकते हैं, लेकिन देखिए जो इजीली अवेलेबल सोर्स यहाँ पर होता है वो होता है ब्लड या फिर चीक स्वैब। टिश्यू हेयर हम इससे भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तीनों से क्या किया गया है, ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया गया है, मदर से भी किया गया है, बेबी से भी किया है, और जो एलेज फादर है मतलब जिसको ये मदर कह रही है कि ये मेरे बच्चे का पिता है, उससे भी यहाँ पर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है। देन ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के बाद जो है उनके ब्लड सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब डीएनए की अमाउंट अगर यहाँ पर कम होती है तो यहाँ पर हम पीसीआर भी कर सकते हैं, ताकि जो कम अमाउंट में डीएनए है उसको एम्पलीफाइड करके डीएनए के अमाउंट को बढ़ाया जा सके। तो हम यहाँ पर पीसीआर भी कर सकते हैं, लेकिन डीएनए की अमाउंट अगर इनफ है तो हमें पीसीआर करने की ज़रूरत नहीं है। देन तीनों से डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर हम कम सैंपल होते हैं तो पीसीआर करने के बाद तीनों इंडिविजुअल का डीएनए सैंपल अब हमारे पास में है। तो इसको हम ट्रीटमेंट देंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हम इस वायल में डाल देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या होगा, तो यहाँ से जो है डीएनए में फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। डीएनए में क्या होंगे, फ्रैगमेंट्स कट होंगे। जहाँ पर भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होंगी वहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लगेंगे, कट लगेंगे। अब यहाँ पर जो कट लग रहे हैं डीएनए के फ्रैगमेंट से में, वो किस आधार पर लग रहे हैं, जहाँ पर भी उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होंगी। और जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं ये क्रिस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है यहाँ पर बीच में एसटीआर और वीएनटीआर प्रेजेंट होते हैं, और एसटीआर वीएनटीआर के कितने रिपीट्स है उस पर डिपेंड रहेगा कि फ्रैगमेंट की साइज़ कितनी बढ़ेगी और कितनी छोटी रहेगी। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये रिपीट्स का नंबर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और वेरी करने की वजह से जो है अलग अलग साइज़ के फ्रैगमेंट्स हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं हर एक इंडिविजुअल में जो फ्रैगमेंट की साइज़ है वो अलग अलग रहेगी। वो फ्रैगमेंट की साइज़ जो है वो सेम रह सकती है क्या, नहीं रह सकती, वेरी करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्यों, क्योंकि जो रिपीट्स है वो भी क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहे हैं। देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद जो है हम उसका करेंगे एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे कि ये वाली जो वेल है इसमें हमने स्टैंडर्ड लोड कर दिया गया, इसमें मदर का सैंपल लोड कर दिया, इसमें बेबी का सैंपल लोड कर दिया, और इसमें जो एलेज फादर है हमारा उसका सैंपल लोड कर दिया। देन यहाँ पर फिर से स्टैंडर्ड। तो देन हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इसका सेपरेशन करने के बाद जो है जब कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा तो ये जो डीएनए सेपरेट हुआ है, इस डीएनए सेपरेटेड डीएनए को जो है हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की मदद से जो जेल में हमारा डीएनए प्रेजेंट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज की शीट के ऊपर।
तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज की शीट्स होती है जिसे कि हम नायलॉन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारे जेल का जो मतलब जेल में जो हमारे डीएनए सैंपल्स है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन होती है, शीट्स होती है, वो डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब हम यहाँ पर साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं तो डीएनए के केस में जो है यहाँ पर कौन सा ब्लॉटिंग किया जाता है, साउदर्न ब्लॉटिंग, जिसमें नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर जो है डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नायलॉन मेम्ब्रेन जो है डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है, डीएनए के बैंड्स को एब्जॉर्ब कर लेगा जब हम साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे तब। तो जेल में से डीएनए का बैंड एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ये जो हमारा नायलॉन मेम्ब्रेन है इसको हम रेडियो लेबल्ड प्रोब जो है हमारा उस सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। अब देखिए ये जो प्रोब हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये प्रोब जो होगा वो VNTR स्पेसिफिक प्रोब होगा। जहाँ पर भी VNTR रहेंगे तो VNTR की जगह पर जो है ये प्रोब जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। और ये प्रोब कैसा है, रेडियो लेबल्ड प्रोब है। कैसा, रेडियो लेबल्ड या रेडियो एक्टिव प्रोब है, हम ऐसा कह सकते हैं। देन जब यहाँ पर प्रोब हम ऐड कर देंगे तो प्रोब जो है डीनेचर्ड डीएनए के साथ में बाइंड होगा और जहाँ पर भी VNTR सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी वहाँ पर जो है ये प्रोब जाकर बाइंड हो जाएगा। और बाइंड हो जाने के बाद जब हम यहाँ पर वॉशिंग कर लेंगे, तो वॉशिंग इसलिए कर लेंगे क्योंकि जो अनहाइब्रिडाइज प्रोब है वो यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ताकि जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करें तो ऑटो रेडियोग्राफी के टाइम हमें फॉल्टी रिजल्ट ना मिल सके। तो सिर्फ यहाँ पर हाइब्रिडाइज प्रोब रहने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर वॉशिंग स्टेप देंगे। देन वॉशिंग स्टेप हो जाने के बाद अनहाइब्रिडाइज प्रोब यहाँ से रिमूव हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जो हमारी नायलॉन मेम्ब्रेन है वो देखेंगे हम मतलब इसका ऑटो रेडियोग्राफ करेंगे। देन ऑटो रेडियोग्राफ करने के बाद जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारा जो सेपरेटेड डीएनए स्टैंड मतलब सेपरेटेड डीएनए जो है उसके हमें अलग अलग बेंडिंग पैटर्न्स देखने को मिले। जैसे कि ये स्टैंडर्ड का है, यहाँ पर हमने किसका लिया था, मदर का लिया था, यहाँ पर बेबी का, यहाँ पर फादर का लिया था, जैसे कि नीचे दिया गया है। और ये फिर से स्टैंडर्ड का है। तो स्टैंडर्ड यानी कि ये मार्कर होते हैं, ये जो डीएनए के बैंड्स है इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमें नोन होता है। ये मार्कर्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट हमें नोन होता है और इसी से कंपेयर करके हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा ये जो सैंपल का जो बैंड आ रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है यह हम पता कर सकते हैं। तो देखिए ये स्टैंडर्ड दिया गया है, ये मदर का, ये बेबी का और ये फादर का। तो देखिए इनके अगर हम बैंडिंग को कंपेयर करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि मदर के हमें कितने बैंड मिले हैं, यहाँ पर 2 बैंड मिले हैं। बेबी के भी हमें 2 बैंड मिले हैं, जो कि एक ऊपर है और ये यहाँ पर एक नीचे है। और जो LH फादर है इसके भी हमें 2 बैंड मिले हैं। तो अगर आप बैंडिंग पैटर्न को देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि मदर से साइड से एक बैंड जो है वो बेबी में मैच कर रहा है और फादर के साइड से जो है एक बैंड जो है वो बेबी में मैच कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो बेबी है ये इसी सेम मदर और सेम फादर से है, ये इन दोनों का बच्चा है, यह यहाँ पर प्रूफ हो जाता है जब हम बैंडिंग पैटर्न को स्टडी करते हैं। अगर ये इसका पिता नहीं होता तो यहाँ पर बैंडिंग पैटर्न मैच होता क्या, नहीं होता, क्योंकि देखिए जब क्रोमोसोम या जीन्स का इनहेरिटेंस होता है तो हमें देखने को मिलेगा एक जो कॉपी आती है वो जीन्स की या फिर क्रोमोसोम की वो फादर के साइड से आती है इंडिविजुअल में और एक मदर की साइड से आती है। तो फादर के साइड से जब कॉपी आई होंगी तो उसमें जितने रिपीट्स होंगे उतने ही रिपीट्स जो है वो प्रोजेनी में आए होंगे एक कॉपी के ऊपर, और मदर के साइड से जब एक कॉपी आई होंगी तो उसमें जितने रिपीट्स है उतने ही रिपीट जो है हमें देखने को मिलेगा वो प्रोजेनी में आए होंगे मदर के साइड से। तो इस वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब कट लगा तो एक बैंड जो है वो सेम मैच कर रहा है मदर की जैसा और दूसरा बैंड जो है वो सेम मैच कर रहा है फादर के जैसा। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि ये जो बच्चा है वो किससे है, इन्हीं दोनों मदर और फादर से जो है यह बेबी है। इससे प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि ये जो चिल्ड्रन है ये इन दोनों का ही है। तो इसी तरीके से जो है हम पैटर्निटी टेस्ट में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि सिर्फ पैटर्निटी टेस्ट में हम
इसका इस्तेमाल जो है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी कर सकते हैं। तो कई एप्लीकेशन है इसके, जैसे कि पैटर्निटी टेस्ट में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैटरनिटी टेस्ट में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गया होगा। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।